नमस्कार दोस्तों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी जो थ्योरी की क्लासें हैं वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने बोला था कि एमसीक्यू की क्लास लेकर आऊँगा मैं। तो आज ये एमसीक्यू की क्लासें हैं, एक आज अपलोड कर दूंगा और एक कल, दो क्लासें इसकी अपलोड हो जाएंगी। तो आप आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें यार, और एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में से ज़रूर शेयर कर दें। और चलते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन हो रहा है वो वो कह रहा है कि यदि किसी एक प्रोटॉन मान लो को अन्य प्रोटॉन के पास लाया जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गतिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या गतिक ऊर्जा में कमी होती है। तो जो एक प्रोटॉन कण होता है उसको यदि किसी एक और प्रोटॉन, दो प्रोटॉन पास में हो ना, तब हमेशा क्या होता है, स्थैतिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात अपन को याद रख लेनी है कि यदि एक प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाया जाता है तो स्थैतिक ऊर्जा होती है जो उसमें क्या वृद्धि होती है। ठीक है, अगर पूछ ले अपने से, यदि एक प्रोटॉन को जा अगर 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 आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो कर लें, क्योंकि उसमें आवेश एवं स्थिर विद्युत की सभी टॉपिक के बारे में मैंने बताया, पढ़ाया, अच्छी तरीके से थ्योरी करवाई है फ्री में। आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो खोलनी है। ठीक है, क्लास नंबर 1 2 3 4 5 क्लासें लगी हुई है। आज एमसीक्यू की क्लास, क्योंकि वो टॉपिक पूरा हो गया था। अब बात कर लेते हैं, प्रोटॉन को अगर लाया जाता है किसके नज़दीक, इलेक्ट्रॉन का नज़दीक, किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के नज़दीक लाया जाता है तब क्या होगा। ऐसा एग्जाम के अंदर आ जाए तो अपने सी नंबर ऑप्शन की तरफ जाना होगा। फिर सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्थितिक ऊर्जा में कमी होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है सी नंबर ऑप्शन की स्थितिक ऊर्जा में कमी कब होती है, प्रोटॉन को जब इलेक्ट्रॉन के पास लाया जाता है। ठीक है, और अब बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाया है। ठीक है, किसी प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के पास लाया है तो क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। आई होप आपको ये एक नंबर क्वेश्चन है जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने थ्योरी अच्छी तरीके से क्लियर करवाई हुई है। एक बार आप वो वीडियो देखें, 5 वीडियो है, लगभग एक एक दिन की है। तो ये वो वीडियो देखें तो ये एमसीक्यू आपको सभी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कम दूरी पर रखे गए, दूरी क्या है, कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु क्या बनाते हैं। कौन सी दूरी पर रखे गए हैं, कम दूरी पर दो बराबर और विपरीत बिंदु क्या बनाते हैं। तो आपको बता दूं, जो विद्युत ध्रुव है ना, वो ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर उसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कम दूरी पर दो बराबर और विपरीत बिंदु क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। तो ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी की सबकी क्लासें मैंने दी हुई है, अच्छी तरीके से समझाया हुआ है बोर्ड पे, आप एक बार उसको जरूर जाके देखें। हाँ, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द्रव में उपस्थित द्रव में उत्पन्न स्थैतिक का आवेश खालिस्तान रहता है। स्थैतिक का आवेश खालिस्तान रहता है। जो द्रव में उत्पन्न होता है उसका स्थैतिक आवेश कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, द्रव के तल पर, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, या द्रव में समान रूप से विपरीत, और यहाँ कह रहा है द्रव के केंद्र के आयतन में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश होता है वो हमेशा द्रव के ऊपरी पृष्ठ में ही स्थिर रहता है, यहाँ रहता है। ठीक है, स्थैतिक आवेश है जो द्रव के ऊपरी पृष्ठ में ही रहता है, मतलब बी नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से किस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो ऋणात्मक चार्ज बॉडी होती है इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता होंगे। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, सभी को पता है, इसलिए ऋणात्मक चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट कहलाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है, चरण विभव, स्पर्श विभव, एम्पीरेज या रिसाव विभव। ठीक है, तो हाथ से हाथ में आपको याद रखना है कि हाथ से हाथ में, अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया हाथ से हाथ में
प्रवाहित होने वाला करंट हमेशा स्पर्श विभव कर देना। ठीक है, क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी नंबर ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है? स्पर्श विभव कहलाता है, याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि हाथ से स्पर्श हो रहा है ना, इसलिए स्पर्श विभव कहलाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कांच की छड़, इसके बारे में मैंने तो बहुत ही डीपली बताया है थ्योरी के अंदर, जो अपनी क्लास में बताई है कि कांच की छड़ को जब एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब यह किस किस्म की विद्युत ऊर्जा पैदा करती है? गतिज ऊर्जा पैदा करती है, स्थैतिक ऊर्जा पैदा करती है। तो अगर कांच की छड़, आगे भी क्वेश्चन आएगा एक, बिल्ली की खाल, ऊनी वस्त्र, उनसे संबंधित आएगा कि अगर उन पे क्या रगड़ा जाता है तो वह कौन सी ऊर्जा के उदाहरण है ये? तो ये हमेशा स्थैतिक ऊर्जा के उदाहरण होती है। कांच के छड़ को रेशम के, सिल्क के या रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो स्थैतिक विद्युत का निर्माण होता है। ठीक है, स्थिर विद्युत का निर्माण किसने किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ये घर्षण द्वारा होता है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जब जब विद्युत धारा जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है? चालन इलेक्ट्रॉन के परमाणु के बीच के टकराव के कारण, धात्विक परमाणु के बीच आपसी टकराव के कारण, संचालक इलेक्ट्रॉन के बीच आपसी टकराव के कारण, मूल परमाणु से चालन इलेक्ट्रॉन के टकराव के कारण। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से जब होकर गुजरती है तो तापमान होता है वो चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच आपसी टकराव होता है, इसके कारण है जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एक ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बिंदु आवेश, इसके लिए अभी मैंने बहुत सारी थ्योरी है जो डीपली से पढ़ाया है। एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना उपयोग करके की जा सकती है। बिंदु आवेश के लिए हमेशा कूलॉम का नियम है जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। कूलॉम के नियम के लिए बिंदु आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग करते हैं, कौन सी नियम से? कूलॉम के नियम से। ठीक है, गॉस का नियम भी आगे आएगा, आपको मैं बता दूं, थोड़ा धैर्य रखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आवेशों के मध्य आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? अब आपको पता है समान आवेश हो जब कौन सा आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? जब समान आवेश हो तब हमेशा प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है, जिससे कि चुंबक के अंदर होता है। ठीक है, NS दो ध्रुव होते हैं ना, वैसे ही आवेशों में भी वैसे ही होता है। जब समान आवेश हो जब प्रतिकर्षण होगा, जब असमान आवेश हो जब आकर्षण होगा। ठीक है, जो वो आकर्षण है प्रतिकर्षण का गुण होता है या बल होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो हमको बता दूं, आवेशों गुणज या आवेशों की मध्य की दूरी पर वो हमेशा निर्भर करता है। मतलब ए व सी, इसका डी आंसर है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो आकर्षण है प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है किस बल पर निर्भर करता है? वो है आवेशों के गुणज पर, आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वोल्टता वोल्टता V से आवेशित खोखले गोलक के अंदर अंदर का विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना, फिक्स है ये दोस्तों आंकड़ा, कि वोल्टता V से आवेशित खोखले गोले के अंदर का विभव होता है वो क्या होता है? जीरो होता है या शून्य होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गॉस का नियम, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, गॉस का नियम लागू होता किस लिए नहीं है? ठीक है, किस लिए लागू नहीं होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो गॉस का नियम होता है, मैंने बताया है कि थ्योरी के अंदर कि गॉस का नियम अनंत सीट, अनंत चार्ज, लाइन चार्ज एवं बिंदु आवेश के लिए है जो कार्य करता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के लिए जो क्या है गॉस का नियम कार्य करता है तो लागू नहीं होता। मतलब डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन पे इन तीनों पे जो गॉस का नियम है वो लागू होता है। थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई अच्छी तरीके से कि गॉस का नियम होता है वो गोलाकार सेल, लाइन चार्ज, बिंदु आवेश के लिए भी लागू होता है। ठीक है, एक बार वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो इजी सवाल है। ठीक है, सबको आता होगा कि आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका ही उतना
अधिक खतरनाक लगेगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो सी नंबर ऑप्शन है कम अधिक, ठीक है, वो हो जाएगा कि आवृत्ति जितनी कम होती है झटका उतना ही अपने को खतरनाक लगता है, ठीक है। और आपको बता दूं जो डीसी आमलों वाला डीसी ज़्यादा खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जीरो है, इसलिए जो आवृत्ति है आवृत्ति कम पे झटका हमेशा ज़्यादा लगेगा। डीसी खतरनाक होती है एसी की अपेक्षा अपने तुलना करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जीरो है इसलिए इसका कम और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो सी नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी अनावेशित पिंड किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कोई भी अनावेशित पिंड है जिस पे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है उसको किस तरीके से अपने आवेशित नहीं कर सकते हैं, तो चालन द्वारा मैंने विधियां बताई है, 3 चालन द्वारा कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा और घर्षण द्वारा उसको आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। और जो अपने अक्ष पर घूर्णन करके इस प्रकार का कोई उसे आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी भी अपने अक्ष पर घूर्णन करके कैसे आवेशित कर सकते हैं उसको, तो डी नंबर इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सहवन, जिसको बोलते हैं चालन या प्रेरण या घर्षण, इसके द्वारा कि अनावेशित पिंड को क्या कर सकते हैं अपने आवेशित या चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों पूछ ले कि आवेशित पिंड को निम्नलिखित किस माध्यम से आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। तो आवेशित पिंड है तो वो तो पहले से ही आवेशित है, उसको क्या आवेश करना है, ठीक है। तो ये कुछ आवेशित और अनावेशित में कुछ डिफरेंस होता है, वो आप ध्यान से पढ़िए एग्जाम सेंटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से धनावेशी का कण कौन है, ठीक है। धनावेशित कण मैंने एक टेबल बनवाई थी थ्योरी, जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो कौन करता है और वो क्या कहलाता है, और जो अ, धनावेश होता है या ऋणावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसके जो कांच की छड़ है वो भी धनात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है। बिल्ली की खाल भी धनावेश है और ऊनी वस्त्र भी धनावेश है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है ऋणावेशित वो कौन हो जाएगा, फिर जो वो हो जाएगा रेशम का कपड़ा या सिल्क, मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था, एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़, इसमें सब कुछ बताया हुआ है, एक बार प्ले लिस्ट में हमारी जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं दो वस्तुओं के संपर्क करने पर आवेश का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, चालन कहलाता है, संवहन कहलाता है या प्रेरण कहलाता है या ए व सी दोनों। तो जो चालन का अन्य नाम है वो है संवहन, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो वस्तुओं को अगर दो वस्तुओं को संपर्क में आने पर आवेश का स्थानांतरण होता है तो उसको क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेश स्थानांतरण हो रहा है या संवहन द्वारा आवेश का स्थानांतरण करने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर जो सी नंबर दे रखा वो क्या है, इसमें कि दो वस्तुओं को आपस में अपने संपर्कित या स्पर्श नहीं करवाते हैं, इससे कि जो आवेश है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेशित ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अपना जो ट्रांसफार्मर है वो इसके सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। कोई प्रकार का इसमें वो नहीं होता, ठीक है। आप इसमें कोई कुंडली विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ी होती, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आवेश एक है योज्य राशि, क्वांटीकृत राशि, अदिश राशि, संरक्षित राशि, ठीक है। तो ये सभी राशि हैं जो है आवेश है, आवेश योज्य राशि भी है, क्वांटीकृत राशि भी है, अदिश राशि भी है और संरक्षित राशि है, मतलब ई नंबर ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी ऑप्शन आना था। सॉरी दोस्तों गलती होगी, टाइपिंग एरर आ गया थोड़ा सा। तो ई नंबर ऑप्शन ये क्या है, सभी होंगे इसके आंसर, ठीक है। क्योंकि मैंने थ्योरी में बताया था कि आवेश की योज्य राशि है जो कैसे है, क्वांटीकृत राशि है वो कैसे है, अदिश राशि है वो कैसे है, और संरक्षित राशि है संरक्षित राशि है वो कैसे है, ठीक है। इन सभी के बारे में थ्योरी अपलोड कर दी गई है पहले से, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई आना था वो नहीं दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा लगभग। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। क्या होता है, ईएसयू आवेश का सीजीएस मात्रक है, और कूलाम है जो एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक है, ठीक है। अब मेरे को एक बता दो, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है मेरे को बता दो, ये एमकेएस, एफपीएस
और ये सीजीएस इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये मेरे को बता दो। जो बच्चा कमेंट करेगा पिन करेगा, मैं उसको पिन कर दूंगा और मैं समझ लूंगा उस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। कि मेरे को बता दो ये एमकेएस क्या होता है, एफपीएस, सीजीएस ये मात्रक होते हैं, इसके में होते क्या हैं लगभग, ठीक है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ तक पता लग जाएगा कि यहाँ तक बच्चा मेरा कौन कौन वीडियो देखता है, ठीक है। कौन कौन भाई मेरा जो वीडियो देखता है, ठीक है। 18 नंबर कह रहा है कि एक फराडे बराबर क्या होता है। मैं आपको बता दूं जो फराडे होता है ये क्या होता है, ये आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का मैंने थ्योरी के अंदर बताया था कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक अब एग्जाम के अंदर पूछा है तो अपने को क्या करना है, फेराडे ही करना। आवेश का सबसे मात्रक फेराडे होता है, ठीक है। अब आवेश फेराडे एक फेराडे बराबर क्या होता है, 96,500 गुलाम होते हैं। 96,500 गुलाम होते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक फेराडे बराबर 96,500 गुलाम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से बिजली की गति क्या है, ठीक है। बिजली की गति क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिजली की गति क्या है, दोनों ऑप्शन बदल बदल के दे रखे हैं ना, तो ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता की, परमेबिलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और सापेक्ष विद्युतशीलता की कोई भी किसी भी प्रकार की इकाई नहीं होती। आपको बता दूं ये राशि है जो मात्रकहीन राशि है, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की इकाई या मात्रक नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये है हवा और निर्वात के लिए इसका मान पूछ लेते हैं, तो अपने क्या करेंगे, हवा और निर्वात के लिए इसका मान क्या होता है, इकाई होता है, ठीक है। अब दो चार बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ किस किस की इकाई नहीं होती, आपको आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या होता है, एक तो पिच फैक्टर होता है, पिच फैक्टर का किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता। दूसरा आता है आपेक्षित घनत्व। आपेक्षित घनत्व, आपेक्षित घनत्व कोई किसी प्रकार की इकाई नहीं होती है। उसके बाद अपने ये सापेक्ष विद्युतशीलता है, एक होती है सापेक्ष चुंबकशीलता, एक होती है चुंबकशीलता, उसकी भी कोई किसी प्रकार की इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उसे ज़रूर ज्वाइन करें जाकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल एक और वीडियो इसी की एमसीक्यू आपको अपलोड करवा देंगे। धन्यवाद।